बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप एक होम्योपैथिक के डॉक्टर भी हैं, आप लैंडलॉर्ड भी हैं और इसके अलावा आप सोशल वर्कर हैं और इसके अलावा आप लोगों के काम भी आते हैं, गरीबों के काम भी आते हैं और सियासत में भी आप इन हैं और इन फ्यूचर आप सियासत में भी हिस्सा लेंगे। तो मैं आपको तारुफ़ करवाने लगा हूँ डॉक्टर माहिर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़ियाल साहब का। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अच्छा माहिर साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र किन किन इदारों से हासिल किया? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम मौज़ा मुरादपुर सियाल वहाँ से मिडिल स्कूल से किया। हम्म। फिर वो उसके बाद मैं लियाकतपुर बॉयज़ हाई स्कूल से मैट्रिक की। इसके बाद बीएससी मैंने लियाकतपुर कॉलेज से की। डॉक्टर बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? डॉक्टर बनने का शौक़ इसी तरह पैदा हुआ कि मेरे दादी साहबा को तकलीफ़ थी, हम्म। तो एमरजेंसी में जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये ब्लड जो आ रहा है ना, ये शायद लंग्स से फेफड़ों से आ रहा है। हम्म। तो उसके टेस्ट दे दिए, लेकिन उसने मेडिसिन दे दी डॉक्टर साहब ने। हम्म। जब मेडिसिन घर आके इस्तेमाल कराई तो उनकी डेथ हो गई। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में था कि उनको गले का इन्फेक्शन था, गले से ब्लड आ रहा था, फेफड़ों से नहीं आ रहा था। जबकि उनको टीबी की मेडिसिन दी गई, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो फिर मैं इसी तग-दो में रहा कि ये क्यों ऐसा हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी को बचाने की बजाय मार देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ठीक। तो फिर मैं ने कोशिश की कि कितने तरीका इलाज हैं। उस वक्त मैं एफएससी में पढ़ता था। ठीक। ठीक है ना। तो एफएससी के दौरान मैंने देखा एक रिसाला, में कॉलेज पढ़ने जा रहा था तो रास्ते में पढ़ा था, तो उसमें एक कॉलम था होम्योपैथी पे। ठीक है। मैंने वो पढ़ा तो मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। ठीक है। फिर मैंने कोशिश की कि ये होम्योपैथ डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, ये कॉलेज कहाँ पे हैं। तो फिर मैंने एफएससी के बाद बीएससी के दौरान मैंने कोशिश की तो पता चला कि यहाँ पे कॉलेज बहावलपुर में भी हैं, रहीम यार खां में तो भी हैं। होम्योपैथिक में आपके जाने का शौक़ हुआ, एमबीबीएस? हाँ, अच्छा। ठीक है ना। तो मैंने बीएससी के बाद ये होम्योपैथी कोर्स किया और वो भी मैंने लाहौर से किया, लाहौर से किया। दानिश कॉलेज होम्योपैथ से। ठीक है ना। ठीक है। तो वहाँ से फिर कोशिश की, वहाँ पे अव्वल नंबर में माशाल्लाह। होम्योपैथी की डिग्री हासिल की। ज़बरदस्त। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी शय बंदे का शौक़, शौक़ हो तो बंदा कहीं नहीं ठहरता, वो तो हासिल करने की तग-दो में रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह होम्योपैथिक किया है, तो यहाँ लियाकतपुर में आपके पास किस किस्म के मरीज़ आते हैं जिनका आप होम्योपैथी के ज़रिए इलाज करते हैं? इस हवाले से बताइएगा। मैंने कहा ना, ये मेरा शौक़ है, तो शौक़ की कोई हद नहीं होती। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रिजेक्टेड केस लेता हूँ। ठीक है। जितने भी केसेस आते हैं, लोग फाइलें उठा के आते हैं, लोग परेशान होके आते हैं, आखिरी स्टेज पे आते हैं, तो अल्लाह का ये शुक्र है कि वो पहली ही नुस्खे से, पहली ही मेडिसन से, पहली खुराक लेने से वो शफायाब हो जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं होम्योपैथी में सिंगल रेमेडी, क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं कम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। ठीक है ना। मरीज़ की पूरी जांच पड़ताल के बाद कि इसको क्या देना है, इसका मसला क्या है, उसके बाद 1 या 2 खुराकें देते हैं तो वो उससे शफायाब हो जाता है। मेडिसन का कोई शापर भर के नहीं देते, कोई 10-15 नहीं देते, 1 या 2 गोलियाँ बस। ठीक है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में किन किन अमराज का इलाज है, डिटेल से गाइड कीजिएगा। होम्योपैथी खुदा की तरफ से एक नेमत है। इसमें ला इलाज अमराज का इलाज है। इसमें कोई मर्ज़ भी ला इलाज नहीं। होम्योपैथ अगर काबिल ना हो और बात है, वरना इसमें हर मर्ज़ का इलाज है। पैदाइश से लेकर आखिर तक कोई भी मर्ज़ हो, जीन्स प्रॉब्लम तक कोई मसला हो, तो होम्योपैथी में इसका असल इलाज है। अगर मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो होम्योपैथी इलाज से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता?
वो बाज़ लोग कहते हैं कि गर्म दवाइयाँ खाने के बाद। होम्योपैथी इलाज का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एग्रीवेशन होती है, अगर पोटेंसी है वो 1 से लेकर 1 लाख तक, 50 लाख तक, अगर वो आप मरीज़ को देते हैं थोड़ा सा, उसके साथ एग्रीवेशन हो सकती है कि आपने थोड़ी सी ज़्यादा उसको हाई पोटेंसी दे दी थोड़ी देर के लिए, वरना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। अगर मैं बच्चों के हवाले से बात करूं, बच्चों की पैदाइश के हवाले से, तो उनका भी इलाज है? हाँ, पैदाइशी कोई भी अमराज हो, पैदाइशी अंधे का होम्योपैथी में इलाज है, बहरेपन का इलाज है, गूंगे का इलाज है होम्योपैथी में। पैदाइशी बच्चों के जहनी जो बच्चे पैदा होते हैं अब नॉर्मल होते हैं, उनका सर का साइज़ छोटा रह जाता है, तो उनका मुस्तकिल इलाज है। डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी में कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर का इलाज है? होम्योपैथी में कोई मर्ज़ भी ला इलाज नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि होम्योपैथी में ये कोई मर्ज़ नहीं है जिनका इलाज नहीं है, इनका नाम रखा गया है मुख्तलिफ, ठीक है ना। तो होम्योपैथी में वही दवाइयाँ हैं जो आम अमराज के लिए हैं, वही सिम्टम पे दी जाती हैं। जो जिस मरीज़ में जिस दवाई की सिम्टम होंगी वही दवाई देंगे, मरीज़ ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस, शुगर और ये जो अमराज हैं ये आजकल बहुत फैल रही हैं, और इनका होम्योपैथी में बहुत सस्ता और आसान और बग़ैर किसी नुकसान के इलाज है। अगर हुकूमत सरपरस्ती करे इसकी तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आवाम को भी, हुकूमत को भी। ठीक। ये तो टेस्टों में मरीज़ गरीब तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, गरीब मरीज़ तो और टेस्टों तक जा ही नहीं सकता, उसके पास इतनी रकम ही नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी फूड पे इस्तेमाल करे, अपने फल फ्रूट पे इस्तेमाल करे, अपनी मेडिसिन पे इस्तेमाल करे, अपने बच्चों पे इस्तेमाल करे। तो ये तो होम्योपैथी पाकिस्तान में अवाम के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। क्या आप रेकी मास्टर भी हैं? इस हवाले से बताइए। हाँ, इस हवाले से ये कि हम जहाँ पे बैठे हैं ना लियाकतपुर में, यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती। मेरे पास एमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल से भी केसेस आते हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल जो प्राइवेट है वहाँ से भी लोग निकाल के ले आते हैं कि ये दौरे पड़ रहे हैं, एपिलेप्सी है, या जिस वजह से भी दौरे पड़ रहे हैं, या हार्ट अटैक का मसला है, या कोई भी एमरजेंसी से निपटने के लिए यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती। यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती। अब जिस मरीज़ को जो दवाई ज़रूर चाहिए अभी मैं एमरजेंसी में, वो नहीं मिलती। तो मैंने कोशिश की कि इसके लिए कुछ हल निकालना चाहिए। फिर मुझे ख्याल आया कि इसके अलावा मुतबादिल कोई और भी हल होना चाहिए एमरजेंसी के लिए। तो उसके लिए मैंने कोशिश की, कराची में रेकी मास्टरों से, ठीक है ना, उनसे पूछा ये क्या चीज़ है, ये किस तरह काम करती है। तो फिर मैंने ये रेकी भी सीखी। ठीक है। रेकी से किन किन अमराज का इलाज किया जा सकता है? रेकी से आप जिस्मानी इलाज से लेकर रूहानी इलाज तक कोई भी मर्ज़ हो उसका हल किया जाता है, ठीक है ना, उसका इलाज है होम्योपैथी में, रेकी में। अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं तो इसकी क्या हिस्ट्री है? होम्योपैथी की हिस्ट्री है कि डॉक्टर हैनमन वो खुद एलोपैथिक थे, उनकी एक ही बेटी थी, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब उसको बुखार हुआ तो उन्होंने उसको कुनीन दी, तो कुनीन खाने से वो फौत हो गई। तो वो सोचने लगा कि ये बचने की बजाय फौत हो गई, ये क्यों हुआ ऐसे। तो वो उसने एलोपैथी छोड़ दी। उसने एलोपैथी छोड़ने के बाद उस रिसर्च में लग गया। तो रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जो चीज़ कायनात में आपको नुकसान देती है वही फ़ायदा देती है। तो जो दवाई आपको नुकसान दी, अगर उसकी थोड़ी सी पोटेंसी इस्तेमाल किया जाए डाइल्यूट करके, तो वो आपको शिफा देगी। तो डॉक्टर हैनमन ने एलोपैथी छोड़ के फिर होम्योपैथी की इब्तदा रखी। ठीक। और वही पहले डॉक्टर थे जिनने पारे को पिघला के थर्मामीटर ईजाद किया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या रेकी से दूर बैठे मरीजों का भी इलाज किया जा सकता है, जो लोग दूर बैठे होते हैं? रेकी वाइटल फोर्स जिसको कहते हैं ना, ये एक ताकत है, ठीक है। ये जापानीज़ इल्म है, जापानीज़ से चला, जापान से। तो वहाँ पे ये जो आपके इर्द गिर्द जो ताकत है वो आप कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करते हैं आगे। ठीक है ना। इसमें हर मर्ज़ का इलाज है। जो दूर बैठे हैं उनका भी इलाज हो जाता है, जो नज़दीक बैठे हैं उनका भी इलाज होता है। दूर जो बैठे होते हैं उनका कैसे इलाज होता है? उनका इलाज ये होता है कि होम्योपैथी रेकी में
आप तसव्वुर करते हैं कि मरीज़ जो है आपके सामने बैठा है और फिर आप उसको तवानाई जो है फराहम करते हैं। ठीक। इसमें जापानीज़ में और बाकी में इसकी 350 से ज़्यादा इकसाम है रैकी की, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमने कुरान और हदीस के मुताबिक, अल्लाह और इसके रसूल के नाम के मुताबिक हम ये क्वांटम अल्लाह नूर रैकी की है। इसमें पूरे अल्फाज जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो कुरान मजीद के होते हैं, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या वासे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके हम जो भी मसला हो, जो भी मर्ज हो, जहाँ पे भी मरीज़ हो, उसको 15-20 मिनट ये रैकी ट्रांसफ़र करने से वो उसका मसला हल हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, गायनी यानी औरतों के अमराज में होम्योपैथी में कितनी हद तक इलाज है, इस हवाले से बताइएगा। औरतों के लिए होम्योपैथी एक नेमत है, इसमें कोई मर्ज़ भी लाइलाज नहीं है। औरतों के लिहाज से पेट में बच्चे का उल्टा तिरछा होना, उस वो एक खुराक से ठीक हो जाता है, सीधा हो जाता है बच्चा, ठीक है ना। इसके अलावा बेटियां पैदा हों, बेटा पैदा ना हो तो वो भी 1-2 खुराकों से हो जाता है। गायनी के इसमें जो भी मसाइल हैं, इसमें बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के इसका हल है होम्योपैथी में। ठीक हो गया। बच्चों की पैदाइश से लेकर आखिर तक जो है ना, इसका बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने लगा हूँ, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ ये हैं कि सारा दिन यही मरीज़, यही लोग, और कोई हॉबी है नहीं। सारा दिन बस जो भी मरीज़ आया, जो भी बंदा आया, जिसका जहाँ पे कोई काम हुआ, कोई मसला हुआ, यही हल करने सारा दिन लगा रहता हूँ। स्पोर्ट्स से लगाव है आपको? स्पोर्ट्स में खेलने की हद तक वो पढ़ाई के दौरान था जो था, अब तो कोई टाइम भी नहीं है, किसी गेम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। किताबें पढ़ते हैं? किताबें पढ़ने का है, अपनी नॉलेज के लिए ये होम्योपैथी में, और एक्स्ट्रा भी कोशिश करते हैं। नॉलेज तो जितना भी हो कम है। किस टाइप की किताबें पढ़ते हैं होम्योपैथी के अलावा? मैं होम्योपैथी के अलावा, इसके अलावा भी मैं ज़्यादातर दीनी पढ़ता हूँ। आपके फेवरेट राइटर कौन है? फेवरेट राइटर, आपकी जो पसंदीदा राइटर हो, किताब लिखी हो जिन्होंने, आपने वो किताब दिल से पढ़ी हो? मैं ज़्यादातर तज़किरातुल औलिया वग़ैरह इस तरह की किताबें और दीनी इस्लामी मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखी हैं, तो वही ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, अखबार पढ़ते हैं आप? अखबार टाइम मिल जाए तो पढ़ लेते हैं। इन फ्यूचर इरादा रखते हैं कि अखबार में आर्टिकल लिखने का? मेरी कोशिश रही है कि मैं थोड़ा सा ना लोगों के पास इतना इल्म नहीं है तो उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं। नॉलेज नहीं है उनके पास कि किस मर्ज़ का, किस काम का क्या हल है, तो उसके लिहाज से ना उनको थोड़ी गाइडेंस देने का। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? अगर सियासी हवाले से बताएं और इस्लाम के हवाले से भी बताएं। इस्लाम के हवाले से तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई है भी नहीं। ठीक है ना, उन पे तो लाखों जाने हों निसार, ठीक है। लेकिन पर्सनालिटी सियासी के लिहाज से ये है कि जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, तो हमें याद है बसों पे लटक के, वैगनों पे लटक के, फिर वो पूछते थे कि किराया, तो किराया, फिर वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाते थे, तो वो भुट्टो ने दिया था जी। तो जिसने हमें इस स्टेज पे पहुंचाया वो भुट्टो था। जिसने हमें ये फोर्स दी, ये ताकत दी, ये इल्म दिया, आज जिस इल्म पे बैठे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो ये भुट्टो दौर का था। दैट्स वेरी गुड। अदब से लगाव रखते हैं आप? इतने टाइम मिलता नहीं है। शायरी को किस हद तक समझते हैं आप? शायरी सुनने की हद तक तो है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर मैं आपके पॉलिटिक्स के हवाले से बात करूं तो इन फ्यूचर आप इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आप लैंडलॉर्ड में हैं, इलाके में आपका एक नाम है, आप सोशल वर्कर भी हैं, तो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं आप? देखें, मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि अल्लाह के बंदे के लिए जितना मैं कर सकूं बहुत कम है। उसने मेरे लिए इतनी नेमतें दी, मुझे इल्म दिया, मुझे ये शक्ल सूरत दी, मुझे ये स्टेटस दिया, तो मैं उसके बंदे के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैं इस कोशिश में रहता हूँ कि उसके बंदे के लिए इतना कुछ कर जाऊँ कि वो राज़ी हो जाए, और उसके बंदे के लिए जितना भी मुझसे हो सका, जहाँ पे भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा।
अगर मैं इलाके के हवाले से बात करूं तो इलाके में बेसिक मसाइल क्या हैं, आप चाहते हैं कि अगर आप बन जाते हैं तो इन फ्यूचर आप वो हल करेंगे, और मसाइल कौन से हैं जो आपकी नज़र में है कि वो उनको टैकल करना हो तो? यहाँ पे तो हमारा ज़्यादातर डिपेंड जो है ना ज़िम्मेदारी पे है। तो ज़िम्मेदारी के लिहाज से यहाँ पे किसी ने कोई काम नहीं किया ना। पे यहाँ पे नहरों की कोई वाराबंदी है, नहरें शुशमाई हैं वो भी आती हैं, तो फिर यहाँ पे मोगों का मसला हो जाता है, मोगों का साइज़ छोटा है तो फिर पैसे दें, फिर ये करें, फिर वो करें। तो इतनी ज़िंदगी पाकिस्तान बना, ये चीज़ें हल नहीं हुई। ज़िम्मेदार को कुछ भी बेनिफिट किया, कुछ भी उसका कुछ मफाद नहीं मिला। तो मेरी कोशिश होगी कि जितना भी हमारे मुल्क में ज़िम्मेदार तबका है उसको थोड़ी सी सपोर्ट हो तो पाकिस्तान की सारी आवाम जो है वो तरक्की कर सकती है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो जब ज़िम्मेदारा भी ना होगा तो ये मुल्क है तो एग्रीकल्चर, तो फिर तो इसका अल्लाह हाफिज़ है। ना तिजारत होगी, ना दुकानें होंगी, ना कोई काम चलेगा। अगर मैं सियासी वाबस्तगी के हवाले से बात करूं तो आपकी सियासी वाबस्तगी किस पार्टी से है? मैं पिछले 15 सालों से पीपल पार्टी के साथ खड़ा हूँ। ठीक है। मैंने कहा ना, मैंने जिस बंदे ने इतना सपोर्ट किया, मैं जिस मकाम पे बैठा हूँ आज उसको भूल जाऊँ तो मैं अपने आप को भूल गया। ज़बरदस्त। लियाकतपुर की अगर मैं बात करूं तो लियाकतपुर को ज़िला बनवाने के लिए यहाँ के सियासतदान क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। ज़िला बनना चाहिए? देखें, लियाकतपुर बहावलपुर और रहीम यार खां के दरमियान में है, ठीक है ना। इसमें तो किसी को इतराज़ भी नहीं होना चाहिए, इसका तो हक है बनना चाहिए। लियाकतपुर के बेसिक मसाइल क्या हैं, आप जो नोट करते हो बताइएगा। बेसिक मसाइल लियाकतपुर के बहुत सारे हैं। यहाँ पे कभी मकामी एमएनए नहीं बन सका। यहाँ पे मकामी किसी आदमी ने ये भी नहीं कोशिश की कि यहाँ पे किसी मरीज़ को एमरजेंसी हो जाती है ना, तो वो जाते हुए बहावलपुर रास्ते में डेथ हो जाती है। यहाँ पे कोई भी एमरजेंसी सेंटर नहीं है, एमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे कोई भी मसला हो, रहीम यार खां और बहावलपुर जाते, और फिर कोई दरमियान में कोई सड़क भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे जैसे सी पैक पे है आदमी 15 मिनट में 20 मिनट में पहुँच जाए जी। ठीक है ना। सबसे पहले है इंसान की सेहत। सेहत है तो फिर सब कुछ है, सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। यहाँ लियाकतपुर का तो बट्ठा बैठा हुआ है। आप इलाहाबाद जाएं तो एक सूट साथ लेके जाएं, फिर वापसी पे चेंज करके आएँ, फिर यहाँ पे चेंज करें, फिर वहाँ पे। मट्टी का वो हाल है, सड़कों का वो हाल है, किसी ने इस तरफ नज़र नहीं दौड़ाई। बस यहाँ पे ये काम होता है कि टांगे कैसे खींचनी है, ठीक है ना। सपोर्ट करने की बजाय, आगे चलने की बजाय, एक दूसरे को समझाने की बजाय, समझने की बजाय, बस यही कुछ लगा रहता है। और यही आवाम यहाँ पे लियाकतपुर की ना बस बैठी है इंतज़ार में कि कोई हो, कोई अचानक कोई ऐसा आए फरिश्ता जो ये मसले हल कर दे। अगर मैं जो आइंदा बल्दियाती इलेक्शन होंगे उस हवाले से बात करूं तो जो इलेक्शन आएंगे उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे? इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह बन जाएंगे तो फिर आप लोगों के ख़ास तौर पर क्या मसाइल हल करेंगे? रोड्स हम इलाके में जाते हैं तो सारी टूटी हुई हैं, और हमारे जो मौजूदा एमएनए साहब हैं इस पे गौर नहीं कर रहे हैं। अब जिंदू पीर से लेकर अल्लाहबाद तक रोड सारी टूटी हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ें हैं। सड़क नहीं है तो फिर कोई भी कारोबार नहीं है। अगर सड़क नहीं है तो फिर ज़राअत भी नहीं है। सड़क नहीं है तो सेहत भी नहीं है। आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे? तो सड़कें तो लाजमी हैं। अब इसको भी सियासत की नज़र कर दें कि हमारे डेरों तक तो सड़कें होनी चाहिए, बाकी सड़कें हों या ना हों। अब इलाहाबाद का हाल देख लें जी। सिर्फ ये सियासत की नज़र जा रहा है, वरना कितनी आवाम आती है, कहाँ से दरिया से आती है। सही बात। क्या हाल हो जाता है आते जाते। सही बात है। डॉक्टर साहब, आखिर में लियाकतपुर की आवाम को और होम्योपैथी के जो मरीज़ हैं, जिगर के मरीज़ हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तो कोशिश है, मैं उनको यही कहूँगा कि वो जितना हो सके, जितना अपने कम खर्च पे और बग़ैर साइड इफ़ेक्ट्स के, इन अमराज का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथी में इन अमराज का बहुत अच्छा इलाज है और बहुत जल्द हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे साथ रहे, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम सुना, आज की शख्सियत। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।